हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम संस्कृत में एक और नया चैप्टर जो कि है संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो इस चैप्टर से भी अकॉर्डिंग टू NCISM सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाएगा, यहाँ से भी MCQ पूछा जाएगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब मैं आपको क्या पढ़ा था, संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संस्कृत वर्ण परिचय और संज्ञा प्रकरण, है ना, ये दो चैप्टर में से ओनली क्या पूछा जाएगा, MCQ पूछा जाएगा। संस्कृत वर्ण परिचय से 5 MCQ और संज्ञा प्रकरण से भी कितने MCQ, 5 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखना, यहाँ पर हम कई सारे सूत्र देखेंगे। ठीक है कई सारे संज्ञाओं को यहाँ पर सूत्र के फॉर्मेट में बताया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी सूत्र है तो इनमें से कई सारे सूत्र कहाँ पर यूज होंगे, संधि प्रकरण में यूज होंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि संज्ञा प्रकरण जो टॉपिक है एक प्रकार से ये आपका क्या है, संस्कृत का बेसिक है ना। अगर आपका संस्कृत वर्ण परिचय अच्छे से तैयार हो जाता है, अगर आपका संज्ञा प्रकरण अच्छे से तैयार हो जाता है तो आपकी जो आगे की संस्कृत है वो थोड़ी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और ये दो चैप्टर करने के बाद आपको संस्कृत में क्या हो जाता है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, और मैंने डिटेल में आपको संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ाया, है ना। आप में से जिस भी स्टूडेंट ने मेरा संस्कृत वर्ण परिचय का पूरा लेक्चर देखा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि सर ने बड़ी तगड़े से मतलब क्या पढ़ाया है, संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ाया है। डिटेल में मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है ना। मतलब जिस स्टूडेंट ने अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ी होगी उसको भी पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक प्रकार से उसका संस्कृत के प्रति इंटरेस्ट जो है वो भी जग गया होगा। ठीक है, जो लोग YouTube पर लेक्चर देख रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपने मेरा संस्कृत वर्ण परिचय का चैप्टर पूरा देखा या नहीं देखा। ठीक है, अगर देखा है तो यस कर दीजिए, समझ में आया तो यस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, और आज मैं आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। तो जो लोग YouTube पर लेक्चर देख रहे हैं तो मैं संज्ञा प्रकरण का लेक्चर तो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, है ना। लेकिन इसके बाद आगे की जो सीरीज आने वाली है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे एप्लीकेशन पर मिलेगी। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, है ना, क्योंकि आप तो एक दो चैप्टर पढ़ा के हमको बोल रहे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो आप। तो देखो बेटा, ऐसा है कि देखो मेरे को भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, है ना। आप देख सकते हैं कितना बड़ा सिस्टम मैंने लगाया है। ये आपको मैं एकदम, ये स्मार्ट बोर्ड है, इस पर आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मेरी खुद की भी मेहनत होती है ना। इतने प्यारे नोट्स आप देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए कितने प्यारे नोट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर है ना कितने प्यारे नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिए आप, है ना। मतलब आप अगर मेरे यहाँ कोचिंग ले रहे हो, है ना, तो आपको फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक जो भी NCISM में जो भी दिया हुआ है ना, जो भी टॉपिक दिया हुआ है हर एक टॉपिक में डिटेल में कवर करता हूँ। ठीक है, और आपने अभी तक 2 से 3 लेक्चर मेरे संस्कृत के देख ही लिए हैं। अगर आपने देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि सर कितने डिटेल तरीके से पढ़ाते हैं और कितने अच्छे तरीके से मतलब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के पीछे क्या होती है, मेहनत लगती है ना। मेरा खुद का भी थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर लगता है ना। आप देख सकते हैं सेटअप के लिए, है ना, थोड़ा एक्सपेंडिचर तो लगता ही है। तो इसलिए मैंने क्या करा, सबसे मिनिमम प्राइस आप देखना, आप कहीं भी चल जाओ तो आपको BMS फर्स्ट प्रूफ का कंप्लीट कोर्स 8,000 9,000 इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट बंडल मिलेगा। लेकिन मेरी कोचिंग में आपको मात्र 4,000 में, और उसमें से भी मैं कई सारे ऑफर लगा देता हूँ। तो कई सारे स्टूडेंट मात्र 2,000 2,500 में क्या करते हैं, कोर्स को लेते हैं, है ना। तो इतने कम प्राइस, मतलब आपका अगर एक बर्थडे पार्टी होगा ना तो आप जाएंगे तो उससे ज़्यादा ही खर्च कर दोगे। मतलब मेरे को आप जो कोर्स के लिए दोगे उससे ज़्यादा ही आप आपकी बर्थडे पार्टी में खर्च कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए एकदम मिनिमम प्राइस मैंने रख रखी है ना। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर लेना है तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना। वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। जो स्टूडेंट 2024 बैच के तो वो सुसुर 2.0 कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, और जो 23 यानी कि जिनकी एग्जाम आने वाली है मार्च में तो वो BMS फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट कोर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको संस्कृत का अलग से लेना है तो मैंने अलग से भी लॉन्च कर रखा है। ठीक है, तो बहुत ही कम प्राइस है ना, तो आप ले लीजिए। और जिस स्टूडेंट को उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इन फ्यूचर कभी न कभी क्या करता हूँ, ऑफर लगाते रहता हूँ। जैसे कि अभी 1 आध महीने बाद और ऑफर आ जाएगा तो आप ऑफर में ले लेना। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, है ना। बाकी आपकी पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ, है ना, जो भी बेसिक है। तो आपका बेस्ट मैं तैयार कर ही देता हूँ। मतलब यूट्यूब पर मैं सारे बेसिक लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। आप देखना, संस्कृत वर्ण परिचय मैंने पूरा पढ़ा दिया। आज मैं आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से, है ना। बाकी आप लाइक भी कर दिया करो। मेरे पास व्यूज़ बहुत सारे होते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं, तो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई नया स्टूडेंट मेरे चैनल पर आता है तो उसको लाइक दिखते हैं ना तो उसको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। और बहुत कम लाइक होते तो बच्चा फिर क्या होता है,
वीडियो में बना नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा देखता है फिर भग जाता है, ठीक है। तो आप ही काम करोगे ये सब, है ना। मतलब मेरे को आप पूरे कॉलेजों में जितने भी आयुर्वेद का कॉलेज है वहाँ पर ले जाने का कार्य किसका है, आप सभी का ही है। मेरा कार्य क्या है, आप सभी को डिलीवर करना, ठीक, और शेयर करने का काम आप सभी का, ठीक। चलिए, तो अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ने वाले हैं। संज्ञा आप सभी को पता ही है ना। अपने छोटी क्लास में 9th-10th में आपने संज्ञा की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से पढ़ी होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का नाम है, तो वो पुस्तक क्या हो जाएगी, वह संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में, है ना, कई सारे सूत्र दिए गए, तो उन सूत्र के माध्यम से आपको कई सारे संज्ञाओं के नाम बताए गए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, पहली संज्ञा जो है वो क्या है, संयोग संज्ञा, है ना। और संयोग संज्ञा का यहाँ पर सूत्र दिया गया है, देखिए आप यहाँ पर संयोग संज्ञा का सूत्र क्या दिया गया है, हलो अनंतराह संयोग, है ना। तो यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हल, यहाँ पर क्या दिया है, हल अनंतरा, है ना, हल अनंतराह संयोग, है ना। इसको आप तोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है व्यंजन, आप सभी को पता है ना, हम पढ़ के आगे प्रत्याहार, ठीक है। तो हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो ये सूत्र क्या बोल रहा है, अनंतरा का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है, बीच में। तो ये सूत्र क्या बोल रहा है, ये सूत्र ये बोल रहा है कि दो हल व्यंजनों के बीच अच का न आना, यानी कि स्वर का न आना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोग कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच अच का न होना ही क्या कहलाता है, संयोग संज्ञा कहलाता है। यानी कि दो व्यंजन वर्ण है ना, इन दो व्यंजनों के बीच में किसका न आना, स्वर का न आना, है ना। यानी कि दो व्यंजनों के बीच में कोई व्यवधान न होना, व्यवधान यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन न होना, किसका ऑब्स्ट्रक्शन, स्वर का ऑब्स्ट्रक्शन न होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप इसको उदाहरण के थ्रू समझिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, पुष्प, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या, पुष्प, ठीक है। तो अगर आप इसको तोड़ोगे, है ना, अगर आप इस पुष्प को तोड़ोगे तो ये कैसा आएगा, प आधा होता है ना, फिर यहाँ पर क्या है, उ स्वर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है, आधा स है, फिर यहाँ पर क्या है, प है, और फिर यहाँ पर क्या है, अ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर किन दो व्यंजनों के बीच स्वर नहीं है, तो आप यहाँ पर देखिए ये स जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स और ये प, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। यानी कि इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो गई, इन दोनों की संयोग संज्ञा हो गई, ठीक है। तो संयोग संज्ञा क्या हो जाएगा, संयोग संज्ञा हो जाएगा कि दो हल वर्णों के बीच में स्वर का न आना ही क्या कहलाता है, संयोग संज्ञा कहलाता है। एक उदाहरण आप और देखिए, और अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, बुद्धि, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बुद्धि लिखा। तो अगर आप बुद्धि को तोड़ो तो ब, है ना, फिर यहाँ पर क्या है, स्वर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, द, फिर यहाँ पर क्या है, ध, और फिर आगे यहाँ पर क्या है, ई, ठीक है। तो आप देखिए आप यहाँ पर देखिए किन दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये द और ये ध, तो इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, यानी कि कोई अच नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब द और ध, इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दो हल वर्णों के बीच में स्वर का न आना ही, यानी कि व्यंजनों के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन न होना, किसका ऑब्स्ट्रक्शन न होना, स्वर का ऑब्स्ट्रक्शन न होना, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम संयोग संज्ञा कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सिद्ध, तो सिद्ध में आप देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो क्या है, स, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ई, उसके बाद यहाँ पर क्या है, द, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ध, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए द और ध के बीच में कोई स्वर नहीं है ना। तो यानी कि द और ध, इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो गई, इन दोनों की संयोग संज्ञा हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर द और ध के बीच में कोई अच स्वर नहीं है, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, संयोग संज्ञा हो गया, ठीक है। रामस्य को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, र, फिर क्या है, आ, फिर क्या है, म, फिर क्या है, आधा श, और फिर क्या है, य, और फिर लास्ट में क्या है, अ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये स और है ना, स और य, यहाँ पर द कर दिया मैंने, य कर दिया इसको, ठीक है। स और य, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी,
ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए ग्रंथ में देखिए तो यहाँ पर इसी वर्ड में दो जगह संयोग संख्या, एक तो ग और र में देखिए यहाँ पर इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, और एक तो न और थ के बीच में है ना, तो ग और र का क्या हो जाएगा, संयोग संज्ञा हो जाएगा, न और थ का संयोग संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयोग संज्ञा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछेगा, तो आपसे कुछ इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन देगा संयोग संज्ञा सूत्र है ना, संयोग संज्ञा सूत्र है। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक रहेगा हलो अनंतराह संयोग, एक ये रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको याद होगा तो आप टिक लगा जाओगे, है ना। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, हलो अनंतराह संयोग, यानी कि 2 हल वर्णों के बीच में स्वर का न होना ही क्या कहलाता है, संयोग संज्ञा कहलाता है। एक तो इस तरह से पूछ लेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा, जैसे कि आपको दे देगा संयोग संज्ञा है ना, संयोग संज्ञा है और 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि यहाँ पर एक दे दिया उन्होंने बुद्धि, है ना। इसके अलावा फिर और 4 वर्ड दे देगा, है ना, इसके अलावा और 4 वर्ड दे देगा। तो आपको क्या करना है, संयोग संज्ञा अगर आपको पता है क्या होता है, 2 हल वर्णों के बीच में स्वर का न आना ही ये संयोग कहलाता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप क्या करना, सारे वर्डों को थोड़ा तोड़ के देखना, है ना। फिर आप देखना किन 2 व्यंजनों के बीच में अच नहीं दिख रहा है, तो उसको आप टिक लगा देना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, चलिए अब नाउ नेक्स्ट संज्ञा हम बात करते हैं, जो कि क्या है, वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धि संज्ञा का यहाँ पर सूत्र क्या दिया है, वृद्धिरादैच, है ना, वृद्धिरादैच। तो अगर आप इस सूत्र को तोड़ेंगे, वृद्धिरादैच को अगर आप तोड़ते हैं तो आप इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, है ना, इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा, वृद्धि ह, इस तरह का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, है ना। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप संधि पढ़ेंगे तब आप तोड़ पाओगे। ठीक है, तो हम इस सूत्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वृद्धि, ये र का क्या हो गया, र का विसर्ग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, आदेश। तो आदेश में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत और एच, है ना, आत और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐच। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो आत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या है, दीर्घ अ, है ना। और ऐच एक क्या है, प्रत्याहार है, जिसमें कितने वर्ण आते हैं आपको पता है। अब आप प्रत्याहार पढ़ के आ गए, तो ऐच में कितने वर्ण आएंगे, 2 आएंगे, है ना। एक तो क्या आएगा, ऐ आएगा, दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, औ आएगा। ठीक है, तो ये सूत्र क्या बोल रहा है, ये सूत्र ये बोल रहा है कि ये दीर्घ अ की, ऐ की और ऐ की, औ की, है ना, इन तीनों की कौन सी संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है ना, वृद्धि संज्ञा होती है। यानी कि यह सूत्र क्या है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और आप देखिए यहाँ पर दीर्घ अ, ऐ और औ, इन तीनों वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। और एक याद रखना आप इस लाइन को कि पाणिनीय अष्टाध्याय का यह क्या है, प्रथम सूत्र है। क्वेश्चन पूछ लेगा, पाणिनीय अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा। पहले आपको दे देगा क्या, जैसे कि मान लो वृद्धिरादैच दे दिया, दूसरा आपको आदिम गुणः दे दिया, तीसरा आपको इस प्रकार से दे देगा वृद्धिरेचि, है ना, और चौथा आपको दे देगा आद गुण। तो आप किसको टिक लगा कहेंगे, आप वृद्धिरादैच को, है ना। एक डायरेक्ट इस प्रकार से पूछ लेगा आपके कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र है, तो पहले ऑप्शन में आपको दे देगा क्या, वृद्धिरादैच, है ना। दूसरे में आपको दे देगा वृद्धिरेचि। तो आप यहाँ पर फिर सी और डी 2 और ऑप्शन रहेंगे, तो सी और डी को तो आप काट दोगे, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको पता होगा वही वृद्धिरादैच टिक कर के आएगा, वरना वो सोचता रहेगा कि मैं वृद्धिरादैच लगाऊं या वृद्धिरेचि लगाऊं। वृद्धिरेचि क्या है, वृद्धिरेचि जो है वो वृद्धि संधि का सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है, जहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि आदेश हो जाता है, यानी कि वृद्धि वर्ण वाला आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तो संधि का सूत्र है, लेकिन ये क्या है, आपका संज्ञा सूत्र है। तो यहाँ पर जिस स्टूडेंट को बताओगा वो टिक लगा के आ जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ लेगा कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र है, तो आपको पता होना चाहिए वृद्धि संज्ञा का सूत्र है क्या, वृद्धिरादैच। ठीक है, चलिए आप उदाहरण देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं, त्यागः, सदैव और महौषधि। तो त्याग में दीर्घ अ दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐ दिख रहा है, यहाँ पर औ दिख रहा है, और आपको पता है इन तीनों वर्णों की क्या होती है, इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। सूत्र क्या है, किसके थ्रू, अरे यार ये बंद हो गया, किसके थ्रू, वृद्धिरादैच के थ्रू। ठीक है,
चलिए इसको चालू होने के पहले हम थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने पढ़ा है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, हलो अनंतराह संयोगः। ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि दो हल वर्णों के बीच में स्वर का न होना ही क्या कहलाता है, संयोग संज्ञा कहलाता है। पता होना चाहिए, लेक्चर के दौरान ही आप याद कर लीजिए। संयोग संज्ञा मतलब हलो अनंतराह संयोगः, हलो अनंतराह संयोगः, हलो अनंतराह संयोगः। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड सूत्र क्या देखा, वृद्धिरादैच्य, है ना, सॉरी वृद्धि संज्ञा, जिसका सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच्य। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो वृद्धि आत और ऐच, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत का मतलब क्या हो गया, दीर्घ अ, है ना, और ऐच, ऐच में दो प्रत्याहार है, एक तो आई और दूसरा क्या हो जाएगा औ, यानी कि दीर्घ अ, आई और औ, इन तीनों की कौन सी संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है ना, यानी कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है कौन सा, वृद्धि रादैच्य, है ना। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं संधि वृद्धि संधि के सूत्र में और वृद्धि संज्ञा के सूत्र में। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए वृद्धि संधि का वृद्धि रेची है और वृद्धि संज्ञा का वृद्धि रादैच्य है। ठीक, चलिए अब हम आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला जो हमारा है वो क्या है, गुण संज्ञा। ठीक है, गुण संज्ञा। ठीक है, अगला जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है, गुण संज्ञा। ठीक है, तो गुण संज्ञा का यहाँ पर सूत्र क्या दिया है, गुण संज्ञा का सूत्र दिया है आदेंग गुण, क्या दिया है यहाँ पर, आदेंग गुण। ठीक है, आदेंग गुण, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अत एंग, है ना, अत एंग गुण, है ना। तो अत यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऋस्व अ, एंग में दो प्रत्याहार होंगे ए और ओ, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। ठीक है, यह सूत्र गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। और अ, ए और ओ वर्णों की कौन संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, कि गुण, है ना, गुण संज्ञा करने वाले कितने सूत्र है, सॉरी कितने वर्ण है। ठीक है, या कौन से वर्ण है, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, है ना, चार ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक क्या रहेगा, अ, ए और क्या रहेगा, ओ रहेगा, एक क्या रहेगा, अ, आई और औ रहेगा। इसके अलावा दो और रहेंगे, तो आप इसको टिक लगा देना अगर आपको पता है तो। ठीक है, पता होगा तो लगा दोगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर रमेश में ए दिखाई दे रहा है आपको, सूर्योदय में ओ दिखाई दे रहा है, और महर्षि में यहाँ पर अगर आप अर को ये जो दिखाई दे रहा है इसको तोड़ोगे तो अ और र, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए आपको पता है ए, ओ और अ, इन तीनों की कौन सी संज्ञा होती है, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है, तो आप टिक लगा जाओगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं जो कि क्या है, सवर्ण संज्ञा, है ना। सवर्ण संज्ञा के यहाँ पर सूत्र दिया गया है तुल्याश्य प्रत्यनम सवर्णम। क्या दिया गया यहाँ पर सूत्र, तुल्याश्य प्रत्यनम सवर्णम। अगर आप इसको देखेंगे, अब देखो ये ल है ना, इसको आधा ल कर दो यार, इसको आधा ल कर दो। ठीक है, तुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब होता है समान, है ना। आश्य का मतलब क्या होता है, उच्चारण स्थान, है ना, क्या होता है, उच्चारण स्थान। और प्रयत्नम का मतलब क्या हो जाएगा, अभ्यांतर प्रयत्न, क्या हो जाएगा, अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक है, तो यह सूत्र क्या बोल रहा है, यह सूत्र ये बोल रहा है कि जिन भी दो वर्णों की, है ना, जिन भी दो या दो से अधिक वर्णों का क्या होता है, उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान हो, तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। क्या बोल रहा है ये, तुल्याश्य, क्या बोला यहाँ पर, तुल्याश्य प्रत्यनम सवर्णम। सूत्र याद कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है, तुल्याश्य प्रत्यनम सवर्णम। तो ये क्या बोल रहा है कि जिन भी दो या दो से अधिक वर्णों का क्या होता है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न में भी कौन सा, अभ्यांतर प्रयत्न समान हो, तो उन दो वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, है ना। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, जैसे कि मान लो ये क्या है, अ है, और ये क्या है आपका दीर्घ अ है। ठीक है, तो आप सभी को पता है चाहे ऋस्व हो चाहे दीर्घ हो, इन दोनों की जो उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। और आप सभी को पता है सारे स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है ना, क्या होता है, विवृत होता है ना। तब देखिए यहाँ पर इसकी और इसकी दोनों का उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न क्या है,
समान है। और अभी हमने देखा तुल्याश्च प्रथम सवर्ण से क्या देखा हमने कि जिन भी दो या दो से अधिक वर्णों का क्या हो उच्चारण स्थान जो कि यहाँ पर समान है कंठ है, और अभ्यंतर प्रथम जो कि यहाँ पर समान है क्या है विवृत, ठीक है, समान हो तो उनकी कौन संज्ञा हो जाएगी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे के सवर्णी है। वैसे ही आप यहाँ पर एक और देखिए जैसे कि ई की बात करते हैं है ना, और दीर्घ ई की बात करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है तालु है, इन दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है विवृत है। तो जिन भी दो या दो से अधिक वर्णों का क्या होता है अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान हो तो उन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ई और ई है ना, इसके वजह कि समान इनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान है, इसका मतलब इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अब एक नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए जितने भी स्वर हैं तो वे सभी अपने के सवर्णी होते हैं, अपने यानी कि जैसे कि मान लो मैं ऊ लेता हूँ ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है ऋस्व ऊ है ना ये आपका क्या है, ये आपका क्या है ऋस्व ऊ है ना, फिर ये आपका क्या है दीर्घ ऊ है, और ये इस तरह से आपका क्या प्लूत है, ठीक है। तो इन तीनों का उच्चारण स्थान है ना, इन दोनों का क्या है उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न क्या है समान है, यानी कि इन तीनों का क्या हो जाएगा, इन तीनों की कौन संज्ञा हो जाएगी सवर्णी संज्ञा हो जाएगी। वैसे आप ई को देखिए है ना, अगर मैं ऋस्व ई लेता हूँ, दीर्घ ई लेता हूँ और क्या लेता हूँ प्लूत ई लेता हूँ, ठीक है, तो इन तीनों का उच्चारण स्थान जो कि क्या है तालु है है ना, और इनका अभ्यंतर प्रयत्न जो कि क्या है विवृत है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ई का अब यहाँ पर क्या बोला जितने भी स्वर होते हैं वे सभी अपने के सवर्णी होते हैं, अपने यानी कि ऋस्व ई दीर्घ ई और प्लूत ई है ना। तो इन तीनों का क्या है अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान है, यानी कि जितने भी स्वर होते हैं वो अपने के क्या होते हैं सवर्णी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक और ध्यान रखिए, वर्गों के सभी वर्ण अपने वर्गों के सभी वर्णों के सवर्णी होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, मैं क वर्ग की बात करता हूँ तो क वर्ग में क्या आता है क ख ग घ और अंग, ठीक है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, इन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है स्पष्ट है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर जितने भी वर्गों में वर्ण है ना, जितने भी वर्ग है तो उन है ना जितने भी वर्ग जैसे कहते हैं क वर्ग है, वैसे आप यहाँ पर च वर्ग ले लो है ना, वैसे यहाँ पर आप ट वर्ग ले लो, त वर्ग ले लो और प वर्ग ले लो, ठीक है। तो जितने भी वर्ग है हाँ सभी वर्ण, तो उनके जितने सभी वर्ण क्या होते हैं अपने वर्गों के सभी वर्णों के सवर्णी होते हैं। जैसे कि बात करते हैं च में क्या हो जाएगा च छ ज च ज ज और क्या हो जाएगा इम, ठीक है। तो ये सभी क्या है एक दूसरे के सवर्णी है, क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न क्या समान है। तो आप नोट कर लीजिए कि जितने भी स्वर्ण होते हैं वे सभी अपनों के क्या होते हैं सवर्णी होते हैं। और दूसरा आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि जितने भी वर्ग है तो उनमें जितने भी वर्ण हैं तो वे सभी एक दूसरे क्या होते हैं सवर्णी होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि अब आप बोलोगे सर ये अ और ई, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये दोनों सवर्णी है या नहीं है, तो सवर्णी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है ना, ई का उच्चारण स्थान क्या है तालु है। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया है डिफरेंट हो गया है ना। और सवर्णी क्या होता है दो वर्णों का क्या होना चाहिए उच्चारण स्थान साथ में अभ्यंतर प्रयत्न, इनका अभ्यंतर प्रयत्न तो सेम है, इनका अभ्यंतर प्रयत्न तो सेम है जो कि क्या है विवृत है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया डिफरेंट हो गया, जिस कारण ये एक दूसरे के सवर्णी नहीं है ना। लेकिन और एक चीज और याद रख लो कि री और री है ना, री और री है ना, इन दोनों के उच्चारण स्थान डिफरेंट होने के बावजूद ये एक दूसरे के क्या है एक दूसरे के सवर्णी है। बस इसको आप रट लो है ना कि री और री, अगर आपसे पूछा है कि री और री सवर्णी है या नहीं है तो है, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, आपको याद कर लेना है कि री और री जो होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के सवर्णी होते हैं। इनके उच्चारण स्थान डिफरेंट है लेकिन फिर भी एक दूसरे क्या है सवर्णी है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अनुनासिक संज्ञा है ना, तो यहाँ पर क्या बोला मुख नासिका वचनो अनुनासिक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मुख नासिका वचनो किम, तो मुख नासिका वचनो अनुनासिक, यानी कि मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले स्वरों की या वर्णों की या अक्षरों की कौन सी संज्ञा होती है अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे कि बात करते हैं आप यहाँ पर देखिए इम बोल के देखिए, तो मुख से भी आपको ऐसा लगेगा कि ये
वर्ण जो है मुख से भी उच्चरित हो रहे हैं और नाक से भी उच्चरित हो रहे हैं। इन, न, न, अंग, म, ठीक है। तो इनका आप उच्चारण करोगे तो आपको ये लगेगा कि इनका उच्चारण मुख से भी हो रहा है और नाक से भी हो रहा है ना। तो इन सबकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से? मुख नासिक वचनों अनुनासिक सूत्र से, ठीक है। चलिए, और जो अनुनासिक नहीं है यानी कि मुख और नाक दोनों से उच्चरित नहीं होते हैं, है ना, मतलब एक साथ उच्चरित नहीं होते दोनों से, तो उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये तो एकदम आसान था, है ना। बाकी आगे के जो सूत्र है वो हम ऑलरेडी संस्कृत वर्ण परिचय में डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर मैं यहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आ गया हूँ, शॉर्ट में सूत्र लेकर आ गया हूँ। जैसे कि बात करते हैं इत संज्ञा, इस संज्ञा का सूत्र क्या होता है? हलंत्यम। ये सूत्र क्या बोलता है? ये सूत्र ये बोलता है कि माहेश्वरी सूत्र में स्थित जितने भी अंतिम वर्ण है उन सब की हलंत्यम सूत्र से क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपस्य से फिर इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और इनको प्रत्याहार निर्माण में नहीं लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रत्याहार की बात करते हैं। तो प्रत्याहार निर्माण करने का सूत्र जो है वो कौन सा है? आदि अंत्येन संहिता। इसको आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आदि ह अंत्येन हाँ, आदि अंत्येन संहिता। तो ये क्या बोलता है कि माहेश्वरी सूत्रों में स्थित जो अंतिम हल वर्ण है, जो इत संज्ञक वर्ण है, उनके साथ स का मतलब क्या होता है? साथ आदि वर्ण जोड़ देने पर क्या होता है? प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है ना। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं अ ई उ ण रिल री क। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं क्या ले लेता हूँ? क इस संज्ञक वर्ण ले लेता हूँ। तो इसके आदि वर्ण क्या है? री री उ ई ण अ। ये सब क्या इसके आदि वर्ण है, ठीक है। तो क्या बोला हमने? किसी भी इस संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण जोड़ दोगे तो उस क्या हो जाएगा? प्रत्याहार की सिद्धि हो जाएगी। जैसे कि मान लो मैं अ को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर अ प्रत्याहार बन जाएगा। जैसे कि मैं ई को इस क के साथ ई को जोड़ देता हूँ तो ई प्रत्याहार बन जाएगा। जैसे कि मैं इस क के साथ री को जोड़ देता हूँ तो री प्रत्याहार बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं संस्कृत वर्ण परिचय में। जिसको डिटेल में देखना है संस्कृत वर्ण परिचय का प्रत्याहार का टॉपिक देखिए, ठीक। अब बात करते हैं उदात्त। ये भी हम पढ़ चुके हैं। उच्चय है उदात्त, है ना। तो जिन स्वरों का उच्चारण आप क्या करते हैं? उच्च भाग से करते हैं, है ना, ऊपरी भाग से करते हैं। तालु आदि तालु कंठ आदि स्थान के ऊपरी भाग से करते हैं तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा होती है, ठीक है। अनुदात्त की बात करते हैं तो निश्चय है अनुदात्त, है ना। तो जिन भी स्वरों का आप उच्चारण क्या करते हैं? निम्न भाग से करते हैं तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है? अनुदात्त संज्ञा होती है। और स्वरित यानी कि मध्य भाग से करते हैं, है ना, उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग से करते हैं तो उनकी कौन सी? समाहारः स्वरित से कौन सी संज्ञा हो जाएगी? स्वरित संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने कितने सूत्रों को देखा? 10 सूत्रों को देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा? संयोग, जिसका सूत्र क्या है? हलो अनंतराह संयोग। उसके बाद हमने क्या देखा? वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रादैच। फिर हमने क्या देखा? गुण संज्ञा, आदिंग गुण। उसके बाद हमने कौन सी संज्ञा देखी? अनुनासिक संज्ञा, मुख नासिक का वचनो अनुनासिक, ठीक है। उसके बाद हमने फिर क्या देखा? सवर्णी संज्ञा, सवर्णी संज्ञा का सूत्र क्या है? तुल्याच प्रतनम सवर्णम, है ना। उसके बाद इस संज्ञा हलंत्यम प्रत्याहार आदिरंत्यन संहिता, है ना। उदात्त, उच्च है उदात्त, अनुदात्त, निश्चय है अनुदात्त और समाहार स्वरित, ठीक है। इस प्रकार से हमने 10 सूत्रों को देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम बाकी के सूत्रों को कवर करेंगे। इस तरह से हमारा संज्ञा प्रकरण टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक प्रकार से आपका ये बेसिक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, तो आपको ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है ना। समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है ना। और फिर भी आपको डाउट होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए ओके बाय, सी यू अगेन।